दोस्तों, स्वागत है आपका द परीक्षा महोत्सव बाय लवली में। मैं हूँ लवली, जहाँ हम SCRT सीरीज़ को लेकर आए हैं और इस सीखने से सिखाने तक के सफ़र में आज का अध्याय है हमारा 12 और नाम है नए साम्राज्य एवं राज्य। आइए इसे विस्तार पूर्वक एकदम आसान शब्दों में जानते हैं, ठीक है, और इससे जुड़े सारे प्रश्न उत्तर को करेंगे। बिहार दर्शन कार्यक्रम अंतर्गत छात्रों और शिक्षकों का एक समूह भ्रमण करते हुए नालंदा महाविहार पहुंचा। महाविहार को देखते ही छठी कक्षा के छात्र मुकेश के मन में क्या है, कई सवाल उठने लगे। इस महाविहार को बनाने वाले कौन थे? जब यह बना होगा तो कितना सुंदर दिखता होगा। यहाँ कौन कौन लोग रहते थे और वे क्या करते थे? ये छात्रों और शिक्षकों के बीच में वार्तालाप का वो हो रहा है, ठीक है। अब ये देखिए, नालंदा गए छात्रों और शिक्षकों के समूह का ये चित्र में दिखाया गया है। अब जो है कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्यों ने सबसे पहले पूरे भारत में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की, है ना। इसी तरह गुप्त शासकों ने 3वीं शताब्दी में उत्तरी भारत में नए राज्य की नींव डाली, जो आगे चलकर एक बड़े साम्राज्य में परिवर्तित हो गया। इस साम्राज्य का भारत के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है। इनके पूर्वज श्री गुप्त और घटोत्कच संभवतः सामंत अधीनस्थ शासक ही थे। चंद्रगुप्त ने लिच्छवी राजकुमारी से विवाह कर अपने को सामाजिक और राजनीतिक रूप में प्रभावशाली बनाया। अब देखिए, समुद्रगुप्त कब से कब तक शासन किया है? 335 से लेकर 375 ईस्वी तक। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का सबसे प्रभावशाली शासक था, ठीक है। इसके बारे में राजकवि हरिसेन द्वारा लिखित एक प्रशस्ति से जानकारी मिलती है। इसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त समुद्रगुप्त के बारे में एरन अभिलेख, मध्य प्रदेश और विभिन्न प्रकार के सिक्कों आदि से जानकारी मिलती है। सिक्कों से याद है कि सिक्कों पर समुद्रगुप्त को क्या है, वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, ठीक है। ये है वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त के सिक्के। अब जो है गुप्त वंशावली देख लेंगे। श्रीगुप्त जो आया था, इसका संस्थापक, ठीक है, 240 से 280 ईस्वी तक। घटोत्कच कब से कब तक था? 280 से 319 ईस्वी। चंद्रगुप्त प्रथम जो था 319 से 335 ईस्वी। समुद्रगुप्त जो था 335 से 375 ईस्वी। समुद्रगुप्त रामगुप्त जो आया उसके बाद 375 से 375, ठीक है। चंद्रगुप्त है 375 से 415 ईस्वी। कुमारगुप्त जो है 415 से 455 ईस्वी। और उसके बाद स्कंदगुप्त आता है 455 से 467 ईस्वी। अब प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार हम देखेंगे कि समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त के शासकों को पराजित कर सीधा अपने नियंत्रण में ले लिया। इस क्षेत्र के 9 शासकों को इसने क्या किया है? पराजित किया है। दक्षिण के 12 शासकों को समुद्रगुप्त ने पराजित कर समर्पण करने के लिए मजबूर किया। हालांकि इन राज्यों को पुनः स्वतंत्र कर दिया गया। ये समुद्रगुप्त के राज्य थे, ठीक है, कर्द राज्य थे। इनके द्वारा कर के रूप में निश्चित उपहार प्रदान किया जाता था, ठीक है। कर्द राज्य थे, ठीक है। अब देखेंगे वनक्षेत्र के राजा जो आटविक प्रदेश के राजा के रूप में जाने जाते हैं। इनके क्षेत्र का विस्तार उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से लेकर मध्य प्रदेश के जबलपुर तक था। अब जो है इन राजाओं मतलब अर्थात जो संभवतः अपने कबीले के सरदार थे को समुद्रगुप्त ने अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया था। इन्हें सेवक या परिचारक का दर्जा प्रदान किया गया। इनके साथ समुद्रगुप्त ने अपेक्षाकृत नरम व्यवहार किया, ठीक है। भारत के सीमावर्ती राज्य ने भी उपहार एवं राजनिष्ठा का प्रमाण देकर समुद्रगुप्त के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इन राज्यों में पूर्व की और कामरूप, असम, बंगाल का कुछ भाग, नेपाल, उत्तर पश्चिम की और मालवा, अर्जुनायन और योधे, आभीर आदि कई गण संघ शामिल थे। ये शासक जो उपहार प्रदान करते थे, ठीक है, राजा की आज्ञाओं का पालन करते थे ना।
दरबार में भी उपस्थित होते थे। पांचवा है क्या, बाहरी क्षेत्रों के शासक जो शायद शकों और कुषाणों के वंशज या सिंघल प्रदेश के शासक थे, इन सबों ने समुद्रगुप्त की अधीनता जो है स्वीकार की तथा वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। इनकी विदेश नीति पर समुद्रगुप्त का प्रभाव था। इस तरह आप देखते हैं कि समुद्रगुप्त ने उपरोक्त विजित प्रदेशों के लिए अलग अलग नीतियां अपनाई। जहां इसने आर्यवर्त उत्तर भारत के राज्यों को सीधा अपने नियंत्रण में ले लिया, वहीं दूर के राज्य एवं आटविक प्रदेश के साथ नरम व्यवहार किया, जो उसकी बुद्धिमत्ता का सूचक है, क्योंकि उस समय उस संयम संपूर्ण भारत पर सीधा नियंत्रण स्थापित करना आसान नहीं था, क्योंकि उस समय जो था संपूर्ण भारत पर सीधा नियंत्रण करना जो है आसान नहीं था। अब हम देखेंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, जो 375 से 415 ईस्वी तक शासन करता है। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त को हटाकर इसका योगी पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बना। इसने सख्त आक्रमणकारियों से साम्राज्य की रक्षा की। अब ये जो मानचित्र है समुद्रगुप्त के साम्राज्य का विस्तार मानचित्र है, ठीक है। अब देखिए इस बॉक्स में जो है चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा गद्दी पर इस तरह अधिकार जमाया गया कि शकों के द्वारा जब साम्राज्य के लिए संकट उत्पन्न किया गया तो रामगुप्त ने अपनी सब पत्नी ध्रुव देवी को सौंपने का निश्चय किया, क्योंकि शकाधिपति ध्रुव देवी की सुंदरता पर आसक्त थे। चंद्रगुप्त द्वितीय रामगुप्त की कायरता पर काफी क्षुब्ध हुआ। इसने ध्रुव देवी का वेश धारण कर शक से गिर गया और शकाधिपति की हत्या कर दी। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की भी हत्या कर दी। गद्दी पर कब्जा करके ध्रुव देवी से विवाह कर लिया। दिल्ली के मेहरौली स्थित लौह स्तंभ में चंद्र नाम के जिस शासक का उल्लेख मिलता है उसे चंद्रगुप्त द्वितीय ही समझा जाता है, ठीक है। ये जो है लौह स्तंभ, ये दिल्ली के मेहरौली में है, ठीक है। इस लेख में चंद्रगुप्त द्वितीय को एक वीर राजा के रूप में याद किया गया है, जिसने पूर्व में बंगाल और पश्चिम में बलूचिस्तान तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने पश्चिमी भारत में समुद्रगुप्त के बाद पुनः अभियान चलाकर गणराज्य के अस्तित्व को समाप्त कर दिया, ठीक है। अब जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का समय शक्ति और समृद्धि का सूचक था। इसने पहले अभियान में पश्चिमी भारत अर्थात मालवा, गुजरात एवं सौराष्ट्र पर विजय प्राप्त की। इस विजय के फलस्वरूप खंबात एवं सोपरा के बंदरगाह गुप्तों के नियंत्रण में आ गए, ठीक है। यही मेहरौली का स्तंभ दिखा चुके हैं आप लोगों को। अब जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त की शादी दक्षिण भारत के वकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से की, जिसके कारण राजनीतिक एवं सामरिक रूप में यह बहुत प्रभावशाली हो गया। पश्चिमी क्षत्रप रुद्रसिम्हा तृतीय को इसने 395 ईस्वी में पराजित किया। अब बंगाल को भी जीता। इसने अपने साम्राज्य का विस्तार जो है पश्चिमी से पूर्वी समुद्रों सागर से बंगाल से लेकर बंगाल की खाड़ी तक किया। इसकी जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि राजधानी को पाटलिपुत्र के अतिरिक्त जो है उज्जैन की दूसरी राजधानी के रूप में स्थापित किया, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में साहित्य, कला, विज्ञान, संस्कृति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गई, ठीक है। इसे अगले अध्याय में हम विस्तार से और भी पढ़ेंगे, ठीक है। चीनी यात्री फाहियान के इसी के समय भारत आया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विदेशों से भी व्यापारिक संबंध स्थापित किए एवं बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के भी जारी किए। अब देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय का साम्राज्य विस्तार का मानचित्र देख लेंगे, ठीक है। अब आता है इसके बाद कौन आएगा, कुमारगुप्त। कब से कब तक, 415 से 455। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद इसका पुत्र कुमारगुप्त शासक बना। इसके शासन काल में शिक्षा के महान केंद्र नालंदा महाविहार की स्थापना की गई। कुमारगुप्त का शासन काल अपेक्षाकृत शांत था, लेकिन अंतिम समय में इसे पुष्यमित्र के आक्रमण का सामना करना पड़ा। अब आता है स्कंदगुप्त, 455 से 467 ईस्वी। कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त शासक बना। जब वह पुष्यमित्र को पराजित कर लौटा तो पिता की मृत्यु का समाचार मिला। उसी समय उत्तर पश्चिम प्रांत से हुनों के आक्रमण हो गए, ठीक है। इसीलिए कहा तो हुनों का क्वेश्चन भी आता है कि हुनों का आक्रमण किस सम्राट के काल में हुई थी, तो स्कंदगुप्त है ना।
इसने हुनों को पराजित किया और शक्रादित्य की क्या की शक्रादित्य की उपाधि धारण की। स्कंद गुप्त के बाद गुप्त शासक हुनों के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना नहीं कर सके और साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। हुनों के लगातार आक्रमण के कारण गुप्त शासक अपने विस्तृत साम्राज्य को संगठित नहीं रख सके और अंततः जो है यह इसका जो क्या हुआ पतन हो गया। अब पुष्यमित्र कौन थे, कहाँ के थे और इस संबंध में स्पष्ट जानकारी का जो है शायद यह नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ एक समुदाय था, ये देखेंगे आगे। अब हुनों का साम्राज्य पर्शिया से खोतान तक फैला हुआ था। इसकी राजधानी अफगानिस्तान में बामियान थी। प्रथम हुन शासक जिसने भारत की ओर रुख किया था वो तोरमान था। कौन था? तोरमान। ठीक है। अब चीनी यात्री कहते हैं कि इसका पुत्र मिहिरपुर बौद्ध धर्म के प्रति घृणा का भाव रखता था। ठीक है। और इसने कई बौद्ध भिक्षुओं की हत्या कर दी और अनेक बौद्ध विहार नष्ट किए। यह संभवतः शैव धर्म के अनुयायी थे। अब गुप्त प्रशासन कैसा था? गुप्तों ने एक प्रभावशाली शासन तंत्र की स्थापना की थी। ठीक है। और इन्होंने आर्थिक संपन्नता एवं सैनिक ताकत के बल पर समूचे उत्तर भारत पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया। शासन का प्रधान राजा था जो प्रजा को सुरक्षा और न्याय प्रदान करने के साथ धर्म को भी संरक्षण देता था। उसकी सहायता के लिए मंत्री अमात्य मतलब अधिकारी होते थे। राज्य की आमदनी का मुख्य स्रोत लगान था। राज्य की समस्त भूमि राजा की संपत्ति मानी जाती थी, अतः उपज के 1/3 भाग पर उसका अधिकार होता था। यही लगान की राशि थी। राजा द्वारा अधिकारियों को भूमि प्रदान की जाती थी। इसके अलावा जो है समुद्रगुप्त ने कई पराजित राजाओं को उनके क्षेत्र लौटाकर उन्हें कर देने पर जो है बाध्य किया। अब कर देने वाले जो यह शासक और भूस्वामी अधिकारी सामंत कहलाते थे। ठीक है। कर देने वाले शासक या भूस्वामी अधिकारी क्या कहलाते थे? सामंत कहलाते थे। मौर्य शासकों के केंद्रीकृत प्रशासन के विपरीत गुप्तों का शासन सामंती और विकेंद्रीकृत स्वरूप रखता था। आगे चलकर यह साम्राज्य पतन का कारण भी बना। अब जो साम्राज्य की सबसे बड़ी इकाई को देश कहा जाता था, दूसरी प्रादेशिक इकाई को भुक्ति कहा जाता था। उस समय मगध का उल्लेख जो है भुक्ति के रूप में मिलता था। भुक्ति के पदाधिकारी को उपरी कहलाते थे। भुक्ति के पदाधिकारी क्या कहला जाते थे? उपरी। इसके नीचे की इकाई निश्चय संभवतः जिले के रूप में की जाती थी, जिसके पदाधिकारी को विषयपति कहा जाता था। इसके नीचे की मतलब जिले के रूप में की थी नीचे वाली इकाई को, और इसके पदाधिकारी को क्या कहा जाता था? विषयपति कहा जाता। और सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम। ठीक है। अब देख लेंगे कि कुमार अमात्य क्या होता था? प्रदेश का गवर्नर होता था। महासंधि विग्रह क्या होता था? युद्ध एवं शांति का मंत्री होता था। महादंड नायक कौन होता था? मुख्य न्यायाधीश होता था। जैसे आज के टाइम में क्या है? मुख्य न्यायाधीश है ना, उस टाइम में क्या होता था? मौर्य साम्राज्य में महादंड नायक होता था। ठीक है। अब सीनियर प्रशासन में नगर श्रेष्ठी, शहर का बैंकर या शहर व्यापारी, सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार, प्रथम कायस्थ यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग महत्वपूर्ण होते थे। ठीक है। और नगरपति शहर के प्रशासन का प्रधान होता था। अब जो हम देखेंगे इससे भी जाने कि गुप्त साम्राज्य के पतन से हर्ष के उत्थान तक भारत में 4 राज्य काफ़ी शक्तिशाली स्थिति में थे। मगध के इनका गुप्त वंश से कोई संबंध नहीं था। ठीक है। कनौज के मुखरी, थानेश्वर की पुष्यभूति, पूर्व में उल्लेखित पुष्यभूति से इनका कोई संबंध नहीं था। वल्लभी के मैत्रक, ठीक है, ये 4 थे। अब आया हर्षवर्धन। हर्षवर्धन गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद पुष्यभूति वंश सबसे शक्तिशाली अवस्था में रहा। ठीक है। राजधानी थानेश्वर थी इनकी। ठीक है। और इनका पहला महत्वपूर्ण शासन क्या था कि प्रभाकर वर्धन थे। पहला महत्वपूर्ण शासक कौन था? प्रभाकर वर्धन थे। हर्षवर्धन का राज्यारोहण 606 ईस्वी में संकटपूर्ण परिस्थिति में हुआ, जब बंगाल के शासक शशांक ने पुष्यभूति वंश को कमजोर कर दिया तो था। ठीक है। और परंतु हर्ष ने अपनी प्रतिभा से इस वंश को मजबूत और स्थिर बनाया। इसने सफल सैनिक अभियानों द्वारा पंजाब से बंगाल तक साम्राज्य विस्तार किया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार कामरूप जो असम में था, कश्मीर के शासक भी उसकी अधीनता स्वीकार करते थे। हर्ष ने नर्मदा के दक्षिण में भी साम्राज्य विस्तार
करना चाहा, लेकिन चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने उसे पराजित कर दिया। ठीक है, अब देखिए क्या है इस पीले से बॉक्स में। हर्ष के संदर्भ में हमें राजकवि वानभट्ट की कृति हर्षचरित, मधुवन, वासखेरा और संजान ताम्रपत्र लेख एवं भेनसांग की यात्रा वृत्तांत आदि से जानकारी मिलती है। ठीक है, अब जो है हर्ष का झुकाव बौद्ध धर्म की ओर था, लेकिन वह अन्य धर्मावलंबियों के साथ भी अच्छा व्यवहार करता था। इसने कई स्तूप, बौद्ध विहार एवं कुछ अस्पतालों का भी निर्माण किया है ना। अब जो है इसने कन्नौज में 5वीं बौद्ध संगति का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया। इसमें लगभग 20 राजाओं सहित हजारों तीर्थयात्री एवं विद्वान शामिल थे। अभी तक तो आप लोगों ने देखा होगा कि 4 बौद्ध संगति के बारे में। 5वीं बौद्ध संगति जो है 643 ईस्वी में कन्नौज में हुई थी। ठीक है, फेनसांग और इस सभा का मुख्य अतिथि था। ठीक है, हर्ष के मृत्यु के बाद भारत में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई। अब क्या आप जानते हैं कि हेनसांग एक चीनी यात्री था जिसने हर्ष के साम्राज्य का भ्रमण किया था। इसने हर्ष के प्रशासन और आम लोगों के जीवन का विस्तार वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया। हर्ष को हेनसांग ने बौद्ध धर्म का महान उपासक बताया, और लेकिन वह शिव और सूर्य का भी उपासक था। ठीक है, अब हर्ष के समय जो है साम्राज्य का मानचित्र ऐसा था कुछ। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। पल्लव और चालुक्य 550 से 750 ईस्वी। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद लगभग 200 वर्षों तक उत्तर भारत में हर्ष को छोड़कर कोई महत्वपूर्ण राजा नहीं हुआ। इस काल में राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र दक्षिण भारत के 2 प्रमुख राजवंश वतापी के चालुक्य और कांची के पल्लव हुए। वतापी के चालुक्य देखेंगे, इस वंश के प्रथम प्रतापी राजा पुलकेशिन प्रथम हुआ। पुलकेशिन द्वितीय इस वंश का सबसे महान राजा था। 611 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय ने गद्दी पर बैठने के साथ ही आंतरिक समस्याओं का सामना किया। इन समस्याओं से निपटने के बाद दक्षिण के राज्यों कोंकण के मौर्य को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। इसके बाद पूरी मालवा गुजरात के राजा को पराजित कर अपने अधीन किया। ठीक है, पुलकेशिन की सबसे बड़ी विजय हर्ष के विरुद्ध थी, जो दक्षिण की ओर अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था। इसकी चर्चा पहले ही की गई थी। हर्ष पर विजय के बाद उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण की पुलकेशिन द्वितीय अब कांची के पल्लवों को भी जीतना चाहता था। इस समय पल्लव शासक नरसिंह वर्मन था, जिसने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया। नरसिंह वर्मन ने वतापी को भी जीत लिया। वतापी मतलब आंध्र प्रदेश। ठीक है, बदामी आंध्र प्रदेश। पुलकेशिन द्वितीय युद्ध करते हुए ही मारा गया। ठीक है, अब देखिए इसे भी जाने। परमेश्वर पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी हमें अभिलेखों के साहित्यिक स्रोत से प्राप्त होती है। इसके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित एहोल अभिलेख से हर्ष पर विजय के संदर्भ में जानकारी मिलती है। ठीक है, अब पल्लव के बारे में देखते हैं। दक्षिण भारत के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास में पल्लवों का जो है विशेष स्थान है। इन्होंने 6ठी सदी में अपनी राजधानी की कांचीपुरम में स्थापित की। इनका प्रभुत्व तमिल क्षेत्र के उत्तरी भाग में 9वीं सदी तक कायम रहा। अपने साम्राज्य के उत्तर में अवस्थित चालुक्य एवं दक्षिण में चोल एवं पांड्यों के साथ इनका सदैव संघर्ष होता रहा। ठीक है, अब देखिए पल्लव और चालुक्य के समय भारत का मानचित्र कुछ ऐसा था, छोटा कर देती हूँ। अब आते हैं हम पल्लवों का प्रथम महत्वपूर्ण शासक महेंद्र वर्मन प्रथम था, जो 600 से 630 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने इसे पराजित किया। महेंद्र वर्मन का पुत्र नरसिंह वर्मन एक महान योद्धा था। इसने अपने पिता के पराजय का बदला लिया। पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर इसने वातापी कुंड की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? वातापी कुंड की। अब देखिए रथ मंदिर कुछ ऐसा है, दिख रहा है चित्र में। अब पल्लवों की संस्कृति की उपलब्धि देखेंगे। ठीक है, पल्लवों को द्रविड़ शैली के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। पल्लव कालीन वास्तुकला के उदाहरण इनकी राजधानी कांचीपुरम और महाबलीपुरम में पाए जाते हैं। पल्लवों ने वास्तुकला को काष्ठ और कंदरा कला से मुक्त किया। इनके समय मंदिर निर्माण की 4 शैलियों का विकास हुआ। इनमें रथ शैली के मंदिर महाबलीपुरम में बने हैं, जो देखने में रथ की तरह लगते हैं। अन्य शैलियों में तटीय मंदिर और कांची के कैलाश मंदिर महत्वपूर्ण हैं, जो स्थापत्य कला के असाधारण नमूने हैं। ठीक है, ये है कैलाश मंदिर।
अब क्या आप जानते हैं काष्ठ कला? काष्ठ कला निर्माण या वास्तुकला के विविध रूपों में लकड़ी के प्रयोग की प्रधानता रहती है। इस कला में मंदिरों की दीवार, बीम एवं छत के निर्माण में लकड़ी और अलंकृत कर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, द्रविड़ शैली में क्या होता है ना कि द्रविड़ शैली के मंदिर दक्षिण भारत कृष्णा नदी के दक्षिण में पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें मंदिर का आधार जो होता है आयताकार होता है। ठीक है, क्या होता है? आयताकार होता है। शिखर गर्भगृह के ऊपर अनेक खंडों में बना होता है। ऊपर का प्रत्येक खंड जो है क्रमशः अपने नीचे के खंड से छोटा होता है। शीर्ष भाग में गुंबद के आकार की कई स्तूपिकाएं होती है। ठीक है, आगे चलकर मंदिर के साथ साथ स्तंभ युक्त मंडप, गलियारा, गोपुरम क्या होता है ना? प्रवेश द्वार होता है। ठीक है, ये सब बनाए जाते हैं। अब पल्लवों के संस्कृत एवं तमिल भाषा को भी संरक्षण प्रदान किया है। महेंद्र वर्मन स्वयं एक महान विद्वान था। पल्लवों के समय जो है वैष्णव संत भगवान विष्णु में आस्था रखने वाले को कहते हैं। ठीक है, वैष्णव संत एवं शैव संत जो शिव भक्त को सम्मान प्रदान किया जाता था। ठीक है, आगे चलकर दक्षिण भारत में चोलों ने पल्लवों और दक्षिणापथ में चालुक्यों का स्थान राष्ट्रकूटों ने ले लिया। दक्षिण भारत में चोलों ने पल्लवों का और दक्षिणापथ में चालुक्यों का स्थान राष्ट्रकूटों ने ले लिया। ठीक है, दक्षिण भारत के राजाओं में स्थानीय स्वशासन, उस समय के ऐतिहासिक स्रोतों से हमें स्थानीय स्वशासन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। ग्रामीण स्तर पर 3 तरह के संगठन थे: उर, सभा और नगरम। उर के सदस्य समानतः प्रभावशाली व्यक्ति होते थे। इसे ब्राह्मण भूस्वामी का संगठन भी कहा जाता है। ठीक है, सभी सभा कई उप समितियों में विभक्त थी, जिनका कार्य सिंचाई का साधन विकसित करना, खेती बाड़ी से जुड़े विभिन्न कामों को देखना, सड़क निर्माण करना, स्थानीय मंदिरों की देखरेख करना, शिक्षण संस्थानों एवं बाजार की व्यवस्था करना मुख्य कार्य था। नगरम क्या होता था? व्यापारियों का संगठन था। इस पर शक्तिशाली भूस्वामी और व्यापारियों का नियंत्रण था। ये संस्थाएं आगे की शताब्दी में शक्तिशाली होगी और भी शक्तिशाली होगी। ठीक है, अब जो है नालंदा विहार के बारे में देखेंगे। हमने पिछले अध्याय में पढ़ चुका है कि प्राचीन काल में विद्यार्थी गुरुकुल में कैसे शिक्षा ग्रहण करते थे और अपने ज्ञान के द्वारा समाज को कैसे सही रास्ता दिखाते थे। धीरे धीरे यह ज्ञान ब्राह्मणों एवं मंदिरों के प्रांगण तक सीमित हो गया। ज्ञान पर धर्म एवं कर्म अंधविश्वासों का प्रभाव बढ़ गया। ऐसी परिस्थिति में नालंदा, विक्रमशिला एवं उदनपुरी जो बिहार शरीफ में है, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना हुई। इसमें नालंदा महाविहार जो विशेष स्थान है। ठीक है, ये देख सकते हैं नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, इसका 2014 में पुनर्स्थापना हुआ है। नालंदा दक्षिण बिहार में राजगीर के निकट स्थित है। इसके अवशेष मुख्य भवन के अतिरिक्त बरगांव, बेगमपुर आदि गांव में दूर दूर तक बिखरे हुए हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में जानकारी के मुख्य स्रोत जो है हिनशांग का विवरण एवं उसके अवशेष आज भी विद्वान है। इत्सिंग ने यहाँ 10 वर्ष बिताए थे। चीनी यात्री के विवरण से पता चलता है कि यहाँ हजारों की संख्या में और छात्र रहते थे। नालंदा विश्वविद्यालय की आय का मुख्य स्रोत अनुदान में मिले लगभग 200 गांव थे। ठीक है, इसके अतिरिक्त इन्हें कुछ राजकीय अनुदान एवं विदेशी सहायता भी मिलती थी। नालंदा विश्वविद्यालय के अध्ययन के लिए प्रवेश पाना काफ़ी कठिन था। अध्ययन के लिए देश विदेश से छात्र आते थे। छात्रों से उनकी विशेषज्ञता के विषय से संबंधित सवाल पूछे जाते थे, जिससे उनके ज्ञान और आचरण की परीक्षा होती थी। विश्वविद्यालय एवं छात्रावास दोनों में दिनचर्या नियमित और व्यवस्थित ढंग से होती थी। हिनशांग जब शिक्षा ग्रहण करने आए तो उस समय यहाँ के अध्यक्ष आचार्य शीलभद्र थे। कौन थे? तो आचार्य शीलभद्र थे। विश्वविद्यालय में सुबह से शाम तक शैक्षणिक कार्य चलते थे। संगोष्ठी प्रणाली की तरह छात्र शिक्षकों से प्रश्न पूछते थे एवं विचार विमर्श करते थे। उस समय लगभग विषय की शिक्षा वहाँ दी जाती, सभी विषय की शिक्षा दी जाती, जिसमें ब्राह्मण, बौद्ध, धार्मिक, धर्मनिरपेक्ष, दार्शनिक, व्यवहारिक एवं विज्ञान एवं कला से संबंधित विषय महत्वपूर्ण थे। लेकिन विशेष बल विभिन्न पंथों वेदों अथर्ववेद विशेष रूप से सांख्य, संस्कृत, व्याकरण एवं महायान बौद्ध धर्म पर दिया जाता था। शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही उपाधि प्रदान की जाती थी। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय में एक समृद्ध लाइब्रेरी थी। ठीक है, जिसकी इमारत बहुमंजिली थी। नालंदा विश्वविद्यालय को गुप्त शासक हर्षवर्धन पाल शासकों के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। ठीक है, लेकिन 11वीं से 12वीं सदी में संरक्षण के अभाव एवं आर्थिक स्रोतों में कमी के कारण ही नालंदा विश्वविद्यालय की शैक्षणिक स्थिति में गिरावट देखने को मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि बंगाल विजय के क्रम में जो है 1197 से लेकर 1203 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जो है नष्ट कर दिया था।
एवं पूरी संस्था को जला दिया। लेकिन साक्ष्य के भाव एवं अन्य साहित्यिक स्रोत के आधार पर इस विचार द्वारा जो है ना, इस विचारधारा को अमान्य करार दिया। ठीक है, अब हमारा अभ्यास प्रश्न आ जाता है। समुद्र की प्रशस्ति किसने लिखी, बताइए जल्दी, किसने लिखी है? हरिसेन ने लिखी। किसने लिखी है? हरिसेन ने। हर्षवर्धन किस वंश का राजा था? हर्षवर्धन किस वंश का राजा था? पुष्यवती का, गुप्त का या मौर्य का? जल्दी बताइए आप। किसका था? पुष्यवती का। मेहरौली के लौह स्तंभ में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? जल्दी बताइए। बताइए बताइए। चंद्रगुप्त द्वितीय का। ठीक है, अब जो है नालंदा विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को प्रवेश कैसे मिलता था? सवाल जवाब पूछकर, जांच परीक्षा द्वारा। किसके द्वारा? सवाल जवाब पूछकर, जवाब पूछकर, जांच परीक्षा द्वारा। ऐहोल अभिलेख किस राजा की प्रशस्ति है? ऐहोल अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय की है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के। चलिए, धन्यवाद।